G20 के लिए जारी किए गए लोगों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने दिया जवाब। लोगों में इस्तेमाल किए गए कमल के फूल को कांग्रेस ने बताया बीजेपी का इंतखाबी निशान। बीजेपी ने कहा कमल का फूल भारत का है कौमी निशान। कांग्रेस की आदत में कौमी अलामतों की तौहीन करना है शामिल। हिमाचल में वजीर आजम की हमीरपुर कांगड़ा में इंतखाबी रैली। कांग्रेस पर बदनुमानी के इख्तिदार हासिल करने का आयद किया इल्जाम। बीजेपी की हुकूमत को बताया तरक्की का इंजन। कांग्रेस सदर मुंतखब होने के बाद खड़गे की पहली इंतखाबी रैली। शिमला बनोटी में बीजेपी पर किया जवाबी हमला। कहा 70 साल में कांग्रेस ने ही कराए हैं तरक्याती काम। एम्बुलेंस के लिए रोका वजीर आजम का काफिला। कांगड़ा चंपी की रैली में जाते वक्त वजीर आजम ने पेश की इंसानियत की मिसाल। सुजानपुर में साबिक फौजियों ने वजीर आजम का किया शानदार इस्तकबाल। 50वें चीफ जस्टिस बने DY चंद्रचूड़। लोगों की खिदमत को बताया तरजीह। 2 साल की होगी मुद्दत कार। 2016 में बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अंजाम दे चुके हैं खिदमत। बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग। वजीर आजम भी होंगे शरीक। गुजरात में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। और T20 आलमी क्रिकेट कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी शिकस्त। 153 के हदफ को पाकिस्तान ने 5 गेंद रहते ही 3 विकेट के नुकसान पर किया हासिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में है। वजीर आजम ने कांगड़ा में इंतखाबी रैली को खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 5 साल के बाद हुकूमत बदलने वाली रिवायत की आड़ में कांग्रेस ने काला धन और बदुर्मानी को फरोग दिया है। 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है। राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है। देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह, हर स्तर पर काम कर रहे हैं। इंसानियत की मिसाल पेश की है। चंबी में इंतखाबी रैली में जाते वक्त वजीर आजम ने रास्ते में जा रही एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया और पहले एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ कर दिया। और सुजानपुर में साबिक फौजियों ने जोरदार नारों के साथ वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है।
और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सदर बनने के बाद पहली इंतखाबी रैली में शिमला के बनोटी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी इंतखाबी वादे पूरे करेगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 70 सालों में तरक्की के काम किए हैं और आगे भी इस सफर को जारी रखेगी। हमारी यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। बीजेपी आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी इलेक्शन कमेटी CEC की मीटिंग आज दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद करेगी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए पार्टी आज शाम मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती यूनिट के दीगर अराकीन की मीटिंग में शिरकत की उम्मीद है। और जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन में ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ की मुद्दत कार 2 साल होगी और वो 10 नवंबर 2024 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। बुध को जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को हलफ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ की मुद्दत 2 साल होगी और वो 10 नवंबर 2024 तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। वो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने से पहले बम्बई हाई कोर्ट में जज थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ कई अहम फैसलों का हिस्सा बने हैं। अयोध्या अराजी तनाज़ा, सबरीमाला मंदिर में खवातीन का दाखिला, राजदारी का हक, आधार का आईनी जवाज और हम जिन्स परस्ती को जुर्म करार नहीं दिया जाना। अब आप आगे देखते रहिए, आज से हम सारे भारत के सारे नागरिकों से बात करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो, जस्टिस चंद्रचूड़ के वालिद YV चंद्रचूड़ 7 साल से ज्यादा अरसे तक CJI रहे, जो कि अब तक की सबसे तवील मुद्दत है। 17 अक्टूबर को सदर जमहूरिया ने जस्टिस चंद्रचूड़ की तकरूरी को मंजूरी दी। जस्टिस UU ललित की मुद्दत 8 नवंबर को पूरी हो गई थी। जस्टिस ललित ने 74 दिन तक बतौर CJI अपनी खिदमत अंजाम दी। विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने वाले डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने पर डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मुबारकबाद। आने वाली कामयाब मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात। बीजेपी ने G20 लोगों के मसले पर कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कमल के निशान की मुखालफत करने वाले सखाफत के मुखालिफ हैं। यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पर राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि यह भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था तो किसकी सरकार थी? और यहां
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों के साथ आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के साथ साथ दहशतगर्दी के मसले पर भी बातचीत हुई। और इत्तलात और नशरियात की वजारत ने टीवी चैनल्स के लिए अप लिंकिंग, डाउन लिंकिंग गाइडलाइन जारी कर दी हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात की सेक्रेटरी ने नई गाइडलाइन के बारे में कहा कि 11 साल के बाद नए गाइडलाइंस दोबारा बनाए जा रहे हैं। अप लिंकिंग को आसान बनाया गया है, लाइव टेलीकास्ट को आसान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लाइव कवरेज इवेंट के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दस्तावेजात पेशगी अपलोड करना होगी और SD से SD या ज़बान में तब्दीली की दरख्वास्त सिर्फ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इत्तला देकर की जा सकती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे किसी चैनल को SD से HD करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पर अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की ज़रूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीज़ें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाएं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाएं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 15वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुल्क के हर शहरी को बाइख्तियार बना सकें, हुक्मरानी और इंतजामिया में शफाफियत ला सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तबादला ख्याल और बातचीत के जरिए आखिरी आदमी सही वक्त पर इत्तला पहुँचाने का काम करना सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें, जवाबदेही ला सकें, इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद कर किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए। और इसका मूल लक्ष्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, कार्यप्रणाली को पारदर्शिता बनाना, जवाबदेही बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र सही मायने में जनता के हाथों में हो। इसके लिए आज भी ये कानून प्रभावी है। नई दिल्ली से रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने बदउनवानी के मसले पर आम आदमी पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन केजरीवाल को कोई परवाह नहीं, वो झूठे वादे करते रहते हैं। पंजाब के अंदर वो पराली जलाने के जो केसेस है वो बढ़े हुए। दिल्ली में हम 10 स्मॉग टावर लगवाएंगे और वो नहीं लगी है, और उसमें जो 80 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस जा रहा है, तो मैं तो चाहूंगी कि LG साहब इसकी भी जांच करवा ले। ये भी छोटा मोटा कोई स्कैम ही लगता है कि 80 लाख मेंटेनेंस जा रहा है और वो जो टावर है वो अनमेंटेन्ड है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। और केरला में गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात में इजाफा हो गया है। केरल की काबीना ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ महाज खोल दिया है। काबीना ने गवर्नर को यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे से हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां कर ली हैं। रियासती हुकूमत गवर्नर की जगह इस ओहदे के लिए किसी माहिर को लाना चाहती है। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में कल देर रात तकरीबन 1:57 पर ज़लज़ले के तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा और गुरुग्राम में कई सेकंड तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। रेख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला है।
और नेपाल में ज़लज़ले के झटकों से 6 अफराद की मौत जबकि 5 अफराद के जख्मी और नुकसान की इतलात हैं। डोटी जिला 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से बहुत मुतासिर हुआ है। मुतासिरा इलाकों में तलाशी और बचाव के लिए नेपाली फ़ौज को तैनात किया गया है। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के शहर काठमांडू से 155 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। नेपाल में इस साल का ये पहला शदीद ज़लज़ला था। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 9,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 23,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट करके ज़लज़ला मुतासरीन से ताज़ियत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले में अपने प्यारों को खोने वालों के तई मेरी दिली ताज़ियत। मैंने मुताल्लिक़ा इदारों को मुतासिरा इलाकों में ज़ख्मियों और मुतासरीन के फ़ौरी और मुनासिब इलाज के इंतज़ामात करने की हिदायत दी है। और उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला मामले में कहा कि सरकार इस मामले की जांच करेगी और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बदउनवानी और लोगों को परेशान किए जाने के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। BMS और BUMS में प्रवेश में कदाचार सामने आया। जिन विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा नहीं दी थी उनको भी प्रवेश दिए जाने का मामला संज्ञान में आया है। सरकार उसमें जांच कराकर कार्रवाई करेगी। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कदाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। और नीति आयोग के साबिक नायब सदर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया ने DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि इस माली साल में भारत 8% की शरह से तरक्की हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगली दहाई है और भारत इस दहाई में 7 से 8% की शरह से तरक्की कर सकता है। जो 2022-23 का जो साल है उसमें जो पहला तिमाही है हमारा, उसमें हमारी ऑलरेडी 13.5% ग्रोथ रेट ऑलरेडी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी जो 3 तिमाहियाँ और बची हैं उनमें हमारी वृद्धि दर क्या रहती है। क्वार्टर में पिछले साल जो था वो काफ़ी लो है, तो उस पे हमारा 8% ग्रोथ कर पाना सेकेंड क्वार्टर में, दूसरे तिमाही में काफ़ी संभव है। तो अगर 13.5 पहले में हो गया, 8% इसमें हो जाता है, तो बाकी 2 में अगर हम 5 या 5.5% भी ग्रोथ करते हैं तो ये 8% बन जाता है। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया से उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 7 से 8 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तो अगर हम ये देखें तो मेरा मानना ये है कि एक्चुअल में अगले करीब दशक, पूरा दशक हमारा जो है, कम से कम 7 से 8% के बीच हमारी ग्रोथ निश्चित रूप से होगी। 1-2 कारण हैं इसके। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो कमज़ोरियाँ थी वो हमने काफ़ी कुछ जो है पिछले 3-4 सालों में ठीक कर ली हैं। हमारे जो बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे उनको हमने क्लीन अप किया है, बैंकों को रिकैपिटलाइज़ किया है। तो बैंकों की अगर हम अब बैलेंस शीट्स देखें तो काफ़ी रोबस्ट हैं। अगर ऐसा होता है, जो कि निश्चित रूप से होगा मेरे विचार से, तो आने वाले 7 या 8 साल में हम जो हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पद्म भूषण डॉक्टर अरविंद पनघड़िया से खास बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:30 बजे DD न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शनिचर को बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से कहा कि वो तरक्की करने वाले शख्स हैं और वो मुसलसल सबको तहरीक देते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने। प्रधानमंत्री जो बेंगलोर पहुंच रहे हैं, कई विकासशील योजनाओं का आगाज होगा। मेरे साथ हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूरदर्शन को वक्त देने के लिए। केम्पेगौड़ा की मूर्ति, नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये मूर्ति जो है समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया गया है, प्रॉस्पेरिटी की।
तो कर्नाटक के लिए, बेंगलोर के लिए इसका महत्व क्या है? प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष है। वो बेंगलुरु में 3 कार्यक्रम के लिए बेसिकली आ रहे हैं। बहुत दिन से एक हमारी मांग थी कि स्पीड ट्रेन हो जाए बेंगलोर मैसूर और बेंगलोर चेन्नई। वो दोनों का सपना साकार किया है प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत जो रेलवे का योजना है उसके तहत चेन्नई बेंगलोर, बेंगलोर मैसूर इसका उद्घाटन करेंगे। चेन्नई को 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे, 1.5 आवर्स में मैसूर भी पहुंचेंगे। ये तो बहुत बड़ा प्रगति की एक हमारी जो मांग थी, ज़रूरत थी, उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा जो हमारी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 2 का उद्घाटन कर रहा है। तीसरा जो आपने केम्पेगौड़ा जी की, नाडाप्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में बताया है, उसकी जो मूर्ति है 108 फीट की बहुत बड़ा मूर्ति है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक विकास पुरुष जो इतना बड़ा काम करके रहे हैं उसका प्रेरणा लेते हुए आज की विकास पुरुष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो उद्घाटन उनके हाथ से ही करना योग्य हमने समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर कर्नाटक को ज़्यादा तवज्जो देते रहे, विकास के कार्यक्रम योजनाओं का लॉन्च करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे। स्टेट के लिए ये कितनी मोटिवेशन है ये बात कि प्रोजेक्ट्स तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो होए, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा है। वो उन्होंने इसलिए कह रहा है कि सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और जो आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया है, ये सब इसका यही मतलब है। ये थे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम विकासशील योजनाओं को जो है कर्नाटक में शुरू किया गया है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने शुरू हो गए हैं और नताइज काफ़ी दिलचस्प हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के दरमियान सीनेट के लिए मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। 100 नशिस्तों पर मुश्तमिल सीनेट में अक्सरियत के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान जंग जारी है। सीनेट की 35 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई थी। ताज़ा आददोशुमार के मुताबिक 46 सीटें डेमोक्रेट्स और 47 सीटें रिपब्लिकन के हिस्से में नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। ताज़ा तरीन आददोशुमार के मुताबिक 365 नशिस्तों के नताइज का ऐलान किया जा चुका है, जिनमें से 198 सीटें रिपब्लिकन और 168 सीटें डेमोक्रेट्स के खाते में आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के जरिए दिए गए 153 रनों के हदफ को 5 गेंदें बाकी रहते ही 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2009 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने T20 आलमी कप के फाइनल में जगह बनाई है। हदफ के ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने टीम को मजबूती शुरुआत की। दोनों ने सेंचुरी की शिराकत की। इससे कबल न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कीवी टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा और पहले ही ओवर में फिन एलन 4 रन बनाने के बाद आउट हो गए। टीम की जानिब से डैरिल मिशेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कप्तान केन विलियमसन ने 46 रन बनाए। डेविन कानू से 21 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। जेम्स निशम 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे और पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें ले लीं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 आलमी कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात के रोज एडिलेड के मैदान में खेला जाएगा। ये पहला मौका होगा जब T20 आलमी कप के किसी नॉट आउट मैच में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होना है।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।